China provokes India again, releases new map claiming Arunachal Pradesh and Aksai Chin as its territory. चाइना ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है जिसमें इसने अपने बहुत सारे पड़ोसी देशों की अलग अलग टेरिटरीज को अपना बताया है। इसमें से दो टेरिटरीज इंडिया की भी हैं, एक का नाम अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं और दूसरे का नाम अक्साई चिन। ऐसा चाइना पहली बार हिस्टोरिकली नहीं करता, वो बहुत लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन और सिक्किम इन तीन टेरिटरीज पर दावा करता है। एक संधि के तहत चाइना ने सिक्किम पर से अपना दावा छोड़ दिया और इंडिया की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन दोनों पर दावा ये अभी भी करता है और इसे ये तिब्बत का एक हिस्सा बताता है। तो क्या है चाइना की पॉलिसी? जो देखिए, एक बात तो आपको क्लियर कंफर्म पता होगी कि चाइना भारत से वॉर लड़के अरुणाचल प्रदेश को कब्जे में नहीं ले सकता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर चाइना इंडिया पर अटैक करता है तो इंडिया के पास ऐसे विनाशक हथियार हैं जिससे पूरी तरह से चाइना बर्बाद हो सकता है। तो चाइना इस बात को तो जानता है कि अरुणाचल प्रदेश को हम मिलिटरीली, जिस तरह से 1962 में इसने कब्जे में लिया था, उस समय भारत एक बहुत ही गरीब देश हुआ करता था और 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया। हमारा जो अक्साई चिन का पूरा एरिया था वो इसने कब्जा लिया और साथ में अरुणाचल प्रदेश को कब्जा लिया और असम के मैदानी इलाकों तक जो है ये लोग घुस आए थे। उसके बाद आपको पता होगा कि अमेरिका ने चाइना को धमकाया था और अमेरिकी दबाव और ब्रिटिशर्स के दबाव का ही नतीजा था चाइना अरुणाचल प्रदेश से पीछे हटा था, मैकमोहन लाइन के पार चला गया था जहाँ पर वॉर की पहली स्थिति थी। लेकिन अक्साई चिन पर से इसने अपना कंट्रोल तब भी नहीं छोड़ा था। तो क्या है चाइना की टेक्निक? आज की में चाइना अरुणाचल प्रदेश को सैन्य कार्रवाई करके तो कब्जा नहीं कर सकता, फिर चाइना आखिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है और भारत को लगातार ब्लैकमेल क्यों करता रहता है? आज के सेशन में हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें एक थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी और वो थ्योरी है माओ जेडोंग की। आपने सुना होगा चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी का नाम। देखिए, चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को दर्शाती है। चाइना का कहना है, देखिए, जब माओ जेडोंग वहाँ पर आया था शुरुआत में और उसी ने इंडिया पर भी अटैक किया था, आपको पता होगा, तो इसने एक थ्योरी दी थी। हालांकि चाइना की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी पूरी दुनिया में और चाइना को एक भय के रूप में देखा जाने लगा। और उस समय आपको पता था कि चाइना, मेन चाइना जो है ताइवान को कहा जाता था, चाइना तो कम्युनिस्ट चाइना उस समय था। तो चाइना का ने जब तिब्बत को एनेक्स कर लिया तो इसने कहा कि तिब्बत हमारे दाएं हाथ की हथेली है और इस दाएं हाथ की हथेली की 5 उंगलियां हैं। एक है लद्दाख, ठीक है, एक आपको दिख रहा होगा नेपाल है, एक सिक्किम है, एक भूटान है और एक अरुणाचल प्रदेश। यानी कि चीन का दाहिना हाथ की हथेली कौन है? तिब्बत है। और इनको उंगलियां बताया इसने, ठीक है, लद्दाख और नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान। अब जैसे ही चाइना की ये थ्योरी आई तो आपको पता है चाइना के तिब्बत की 5 उंगलियों में 2 उंगलियां इंडिया की भी टेरिटरीज थी, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। एक था सिक्किम, ये उस समय अलग कंट्री हुआ करता था। नेपाल और भूटान ये दो भी अलग अलग कंट्री थे। तो भारत को तो प्रॉब्लम हुई। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस थ्योरी को सिरे से रिजेक्ट कर दिया और जो है कड़ा संदेश उस समय चाइना को दिया गया था। लेकिन आपको पता होगा कि सिर्फ बोला ही गया भारत के द्वारा, लेकिन किया कुछ भी नहीं गया। और नेपाल, सिक्किम और भूटान ये तीनों देश इतना घबराए, इनको पता था कि इनके सदर्न एरिया में इंडिया है और ऊपर अगर नदर्न एरिया में देखेंगे तो चाइना है। और चाइना ने तिब्बत पर जब अटैक किया था तो वहाँ के रिफ्यूजीज का क्या हश्र हुआ था सबको पता है। लहासा में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा उस समय हुआ था। तो नेपाल, सिक्किम और भूटान ये तीनों देश बहुत ज़्यादा घबराते हैं और उसके बाद इंडिया के साथ ये पैक्ट साइन करते हैं जिसमें अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी डिफेंस का जिम्मा भारत को दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा। उसके बाद 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक करके इन देशों को समझा दिया कि भारत आपकी रक्षा करने के काबिल नहीं है और ये देश कहीं ना कहीं उसके बाद अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी से बाहर निकलते हैं और दुनिया के अन्य देशों के साथ भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करते हैं ताकि चाइना अगर नेपाल, भूटान या फिर सिक्किम इन पर कोई कार्रवाई करेगा तो ये किसी अन्य देश की भी मदद ले सके। तो ये आपने जान लिया होगा कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी क्या है। थोड़ा सा मैं और भी आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि चाइना ने केवल इसी एरिया पर अपना क्लेम किया, चाइना अपने इधर ईस्ट वाले एरिया पर भी बहुत सारा क्लेम करता है, जिसमें से आपको पता होगा हाँ, ये चाइना का बिल्कुल प्रॉपर मैप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें आप देखेंगे कि चाइना प्रॉपर तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। एक्चुअल में चाइना का पूरा जो एरिया है वो कब्जाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, ये जो चाइना मैं आपको यहाँ पर से दिखाना चाहता हूँ, ये वाला जो चाइना है एक्चुअल में मेन लैंड चाइना केवल इतना ही है, ठीक है। इतना वाला जो चाइना है, ये वाला जो चाइना का रीजन है, ये है मेन लैंड चाइना। यहाँ पर आप अगर ये वाला एरिया देखेंगे तो ये जो है इनर मंगोलिया है, यानी कि मंगोलिया ऊपर का एरिया आपको दिख पा रहा होगा। तो मंगोलिया का इतना बड़ा इलाका इसने कब्जा रखा है, ठीक है, इतना बड़ा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे।
अब अगर आप मंगोलिया की हालत देखेंगे तो ना, मंगोलियन एथनिसिटी के अधिकांश लोग इस एरिया में लाई करते हैं जो चाइना के कंट्रोल में। कायदे के अनुसार मंगोलिया देश आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन मंगोलियन एथनिसिटी के अधिकांश लोग इस एरिया में लाई करते हैं और इस एरिया को चाइना ने कब्जा रखा है। यानी कि मंगोलिया का जो सदर्न एरिया है, जिसे इनर मंगोलिया कहा जाता है, ये चाइना ने कब्जा रखा है। इतना बड़ा जो तिब्बत यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये चाइना ने कब्जा रखा है। इतना बड़ा ईस्ट तुर्किस्तान इसको कहा जाता है, चाइना इसको शिंजियांग प्रोविंस कहता है, जहाँ पर उइगर मुस्लिम्स बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है। सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बहुत सारे सक्रिय हैं जो चाइना की आर्मी पर अटैक करते हैं। हालांकि चाइना की खबरें छन छन कर बाहर आती है, इसलिए पता नहीं चल पाता है कि चाइना में इंटरनली क्या हो रहा है। तो इतना बड़ा एरिया ईस्ट तुर्किस्तान जिसको चाइना ने कब्जा रखा है, इसको चाइना शिंजियांग बोलता है। इतना बड़ा एरिया तिब्बत का, ये चाइना ने कब्जा रखा है। और साथ में आपको पता होगा कि यहाँ पर इंडिया का अरुणाचल प्रदेश पर ये क्लेम कर रहा है और यहाँ पर लद्दाख पर जो है ये क्लेम कर रहा है, और लद्दाख के एरिया का अक्साई चिन वाला पोर्शन तो उसने कब्जा ही रखा है। तो इतना अगर आप देखेंगे तो चाइना का जो मेन लैंड है ना, वो केवल इतना है बस, बाकी सारा का सारा इसने कब्जा रखा है। साथ ही साथ चाइना यहाँ पर जो ताइवान है इसको भी क्लेम करता है। हालांकि दुनिया की सभी कंट्रीज ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये चाइना का ही पार्ट है। इंडिया ने भी जो है इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ताइवान एक अलग कंट्री नहीं है और ये चाइना का ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि चाइना जिस कंट्री के साथ रिलेशंस रखता है उस कंट्री से साइन करवाता है कि आप वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता था। और हिस्टोरिकली हम तिब्बत को भी एज अ पार्ट ऑफ चाइना कंसिडर करते हैं और ताइवान को भी एज अ पार्ट ऑफ चाइना हम कंसिडर करते हैं। लेकिन वन चाइना पॉलिसी साइन करने से पहले भारत के नेता ये भूल गए कि चाइना से भी वन इंडिया पॉलिसी साइन कराई जाए, जिसके अंतर्गत लद्दाख का जो अक्साई चिन है और अरुणाचल प्रदेश है, इसे इंडिया की टेरिटरी जो है चाइना से साइन करवाना चाहिए था। लेकिन भारत के नेता वन चाइना पॉलिसी को तो साइन करवा के आए, लेकिन वन इंडिया पॉलिसी को साइन नहीं करवाई। ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल भूल थी। इसके अलावा आपको और भी पता होगा जो कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को दर्शा रहा है कि वो जियोपॉलिटिकली कितना डोमिनेट कर रहा है। चाइना ने इतना तो मैंने आपको बता दिया भारत की टेरिटरीज पर जो क्लेम कर रहा है, और साथ में चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी आपको बता दी। चाइना की जो अंदर की टेरिटरी है वो किस तरह से है, किस तरह से उसने कब्जा करके बना रखी है। अब हम समुद्रों की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप सब जानते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे सागर के नीचे हैं और वहाँ पर जिस कंट्री का क्लेम होगा वो कंट्री अपने आप में क्या होगी, डोमिनेट करेगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। तो यहाँ पर पूरी दुनिया ने एक प्लान तैयार किया कि जो सागर है ना उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा। हाँ, हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो कोस्टल लाइन किसी भी कंट्री की होगी तो वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस तक उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ कंसिडर किया जाएगा और वहाँ पर वो देश अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर सकता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत की इतनी लंबी कोस्टल लाइन है, ठीक है, इतनी लंबी कोस्टल लाइन, और इसका फ़ायदा भारत को होता है कि यहाँ से भारत कहीं को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो इंडिया की टेरिटोरियल लाइन है, ठीक है, यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कंसिडर किया जाएगा और यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज होंगे उन पर अधिकार किसका होगा, इंडिया का होगा। तो सेम ऐसा ही अगर आप देखेंगे साउथ चाइना सी में, तो कायदे के अनुसार होना तो वही चाहिए कि चाइना की जो बाउंड्री लाइन है ना, यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस का जो समुद्र है उसे चाइना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रखना चाहिए और उसके बाहर का समुद्र जो है पूरी दुनिया के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन चाइना ने एक 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। ये रेड कलर की जो लाइन आप देख पा रहे होंगे, चाइना का कहना था कि इस लाइन के अंदर जितना भी समुद्र है ना, ये सारा का सारा मेरा है और इसके अंदर जितने भी आइलैंड्स पाए जाते हैं वो सब मेरे हैं। इस वजह से चाइना का यहाँ पर आसियान की जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। आसियान कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ताइवान पे यहाँ पर है, फिलीपींस है, वियतनाम है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो कंट्री है ना, यहाँ पर वियतनाम है। अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ वियतनाम से बाहर लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस का समुद्री एरिया पर किसका प्रभाव होना चाहिए, वियतनाम का। लेकिन चाइना कहता नहीं नहीं, वियतनाम का नहीं होगा, मेरा होगा। वो जो लॉ बना रखे हैं वो सब तुम और देखो, ये जो है हिस्टोरिकली हमारे कब्जे में रहा है ये वाला एरिया। तो चाइना मनमाने तरीके से साउथ चाइना सी पर क्या करता है, अपना क्लेम करता है, जबकि यहाँ पर अन्य भी कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज को भी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग 200 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस पर अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने का अधिकार है। हालांकि ये देश अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि चाइना बेफालतू में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कर रहा है और यहाँ पर हालांकि अमेरिका के शिप्स जो है कभी कभार यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि चाइना ताइवान को भी अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। एक बार तो चाइना ने पूरा अटैक करने का प्रयास किया था, उस समय अमेरिका आ गया था और अमेरिका अपनी वॉरशिप्स को लेकर के यहाँ पर खड़ा कर देता है और चाइना उसके बाद भाग जाता है। लेकिन वो जमाना अलग था, उस समय अमेरिका बहुत ज़्यादा
शक्तिशाली था। और आपको पता है कि आज की डेट में अमेरिका तो चलो ठीक है, लेकिन चाइना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। उसके पास बहुत सारे मिलिट्री एडवांटेज आप देख सकते हैं। उसकी नेवी इतनी तगड़ी है, कभी कभी अंदाजा लगाया जाता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि वॉर हो जाए और अमेरिका की नेवी हार जाए, क्योंकि मेन खेल तो यहाँ पर नेवी का ही होने वाला है। तो आइए जानते हैं आज के सेशन में, ये मैंने विवाद की स्थिति आपको बता दी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आखिर भारत क्या कर सकता है। तो भारत क्या कर सकता है, इसको जानने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि चाइना आखिर ऐसा क्यों करता है। चाइना को अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग एरियाज के नाम बदलकर आखिर मिलेगा क्या। तो देखिए यहाँ पर लेवरेज, एक आपको पता है कि लेवरेज लेने वाली बात यहाँ पर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना ने एक बार इंडिया को प्रपोजल दिया था, ठीक है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। चाइना का कहना था कि भारत तुम एक काम करो ना, ये जो अक्साई चिन का एरिया जो मैंने कब्जा लिया 1962 में, आप एक काम करो, इस अक्साई चिन को हमारा हिस्सा कंसिडर कर दो, यानी कि ऑफिशियली आप बोल दो कि अक्साई चिन तुम्हारा, जिसके बदले में हम अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से क्लेम करना छोड़ देंगे। अब ये क्या टेक्निक होगी। पहली बात तो चाइना ने क्या किया, ये दो एरिया हैं अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन, ठीक है, इसने भारत के ये दो हिस्सों को कब्जाया, इसको भी कब्जाया, इसको भी कब्जाया। इसको कब्जाने में कामयाब नहीं हुआ, हालांकि बाद में इसको पीछे जाना पड़ा। तो इस पर चाइना लगातार अपना क्लेम कर रहा है, ताकि इंडिया को दबाव बनाया जा सके कि इस पर से अपना क्लेम हटाने के बदले ये टेरिटरी मेरे को मिल जाए। तो इसको बोला जाता है सलामी स्लाइसिंग टेक्निक, ठीक है। तो इस तरह से चाइना ने हमारे बहुत बड़े एरिया पर कब्जा किया। अब चाइना चाहता अरुणाचल प्रदेश पर इतना क्लेम करो, इतना क्लेम करो कि भारत परेशान हो जाए और अक्साई चिन के एरिया को एज अ पार्ट ऑफ चाइना कंसिडर कर दे, जिसके बदले चाइना अरुणाचल प्रदेश को एज अ पार्ट ऑफ इंडिया कंसिडर करे। तो पहली तो कारण यह है। दूसरा आपको बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश का रिसोर्स रिचनेस होना। देखिए अक्साई चिन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो अक्साई चिन का यहाँ वाला जो पूरा एरिया है ना, इसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर बर्फीले पहाड़ है, यहाँ पर लोग ना के बराबर रहते हैं। फिर भी चाइना इस एरिया को क्यों कब्जा करना चाहता है, क्योंकि इसका जो ये वाला पोर्शन है ये शिनजियांग है और यहाँ वाला पोर्शन तिब्बत है। अगर शिनजियांग से तिब्बत को जाना तो आपको इस तरह से जाना पड़ता था पहले से, लेकिन बाद में चाइना ने जब अक्साई चिन को अटैक किया, कब्जाया, तो उसके बाद चाइना ने भारत के अक्साई चिन होते हुए अपने जो तिब्बत वाली टेरिटरी है इसको जोड़ने के लिए सड़क बना दी। यानी कि अक्साई चिन का एरिया चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्साई चिन वो एरिया है जहां से शॉर्टेस्ट रूट के माध्यम से इसका जो सेपरेटिस्ट एरिया शिनजियांग है उसको तिब्बत से कनेक्ट किया जा सके। तो इकोनॉमिकली भी और सिक्योरिटी के लिहाज से चाइना के लिए अक्साई चिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो अक्साई चिन पर दावा करता है। और अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने का कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश से आगे जो चाइना का एरिया है वो निचला वाला एरिया है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर प्लेन है। अरुणाचल प्रदेश थोड़ा हाइट पर पड़ता है, तो हाइट पर जो सेना बैठेगी डोमिनेट भी वही करेगी। तो चाइना जानता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश मेरे कंट्रोल में आ गया तो मैं हाइट पर रहूँगा और मैं असम और नीचे के एरियाज पर पूरी तरह से डोमिनेट कर सकूँगा। साथ में अरुणाचल प्रदेश की रिसोर्स रिचनेस, ठीक है, यहाँ पर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है, यहाँ की हाइड्रोलिटिक कैपेसिटी बहुत अच्छी है क्योंकि नदियाँ यहाँ पर बहती हैं और नदियों का स्लोप बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में बिजली बनाई जा सकती है। और आप जानते हैं कि आने वाले समय में बिजली जो है वो एनर्जी का रिपल्स है, यानी कि आज की डेट पर जो हम ऑयल और नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं, कल इनको प्रतिस्थानी करेगा कौन, बिजली। क्योंकि हम जानते हैं कि हम आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ने वाली है, इसलिए ऑयल का सब्सटीट्यूट कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से न्यूक्लियर पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, हाइड्रोलिटिक पावर से, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो दूसरा कारण मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। तीसरा, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर लिथियम की खोज हुई है अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही आपको पता है यूरेनियम है और बेरिलियम है, इस तरह के जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं इनकी खोज हुई है, जिनकी मदद से न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ा जा सकता है। और लिथियम तो आप जानते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए और मोबाइल फ़ोन की बैटरीज के लिए, गाड़ियों की बैटरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आने वाले समय में, सेमीकंडक्टर का जमाना हमारे यहाँ पर आ चुका है और इनको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस देश के पास सेमीकंडक्टर बनाने के लिए रॉ मटेरियल होगा, आने वाले समय में जियो पॉलिटिक्स में वही कंट्री डोमिनेट करेगा। आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जो ताइवान है एक छोटा सा कंट्री है जिसको पूरी दुनिया सोवरेन भी नहीं मानती है। इस ताइवान की जीडीपी अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, एक छोटा सा कंट्री है और जीडीपी में ये बड़े बड़े देशों को पिछाड़ दे रहा है, क्योंकि इसके पास सेमीकंडक्टर बनाने की कैपेसिटी है और पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करके इसने इतना बड़ा डोमिनेंस साबित कर दिया है कि आज ताइवान छोटा सा है जिसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन इसके बावजूद ताइवान आज की डेट में एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। भारत को भी ताइवान से सीखना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे।
तो चाइना इन एरिया पर एक तरह से इसलिए कब्जा करना चाहता है। अब देखिए भारत के पास क्या प्रयास है। देखिए भारत को चीन के सामने झुकना क्यों पड़ता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि इससे पहले इंडिया के जितने भी नेता रहे हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इंदिरा गांधी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद चाहे पीएम मोदी, ये सब एक ही पॉलिसी पर चल रहे हैं। भले ही इनके बयान अलग अलग होते हैं, मोदी जी कह देंगे कि ये नेहरू की गलती है, उसकी गलती है, लेकिन कायदे के अनुसार जो गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं वही गलती पीएम मोदी भी कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में हमारा रत्ती भर का भी चेंज नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को हम धमका लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन चाइना को हम धमका नहीं पाते बिल्कुल भी। इसका कारण यह है कि इंडिया चाइना पर डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है, आप सोचते होंगे बहुत बार कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का हमको बहिष्कार करना चाहिए, चाइना से हमें सामान खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल में चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है इंडियन मार्केट में कि हम चाहकर भी चाइना पर सैंक्शंस नहीं लगा सकते हैं, चाइना से सामान को इंपोर्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं। हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट पहुँच चुका है मोदी गवर्नमेंट में। इससे पहले $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कभी भी नहीं रहा, और हमारे एक्सपोर्ट चाइना में लगातार घटते जा रहे हैं। चाइना में हमारी डिमांड की, हमारे सामानों की रत्ती भर भी डिमांड नहीं है। ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, इन चीज़ों की जो अच्छे अच्छे सामान होते हैं, ठीक है, बस थोड़ा बहुत हम चावल इत्यादि एक्सपोर्ट कर लेते हैं चाइना को, गन्ना एक्सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन अन्य सामानों की चाइना में बहुत कम डिमांड है। तो इंडिया की मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया को एक तरह से डिपेंडेंट बनाती है चाइना के ऊपर, क्योंकि ये सामान चाइना में बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं और ये भारत के बाज़ार में बिकने के लिए आते हैं, तो हमारे यहाँ पर महंगाई को नियंत्रित करते हैं। अगर चाइना से एक झटके में सारे के सारे सामानों का एक्सपोर्ट बंद कर दे चाइना, तो हमारे देश में आर्थिक मंदी आ जाएगी और हमारे बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ आप इस बात को भी जानते होंगे कि चाइना से जो सामान हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस सामान को हम अपने यहाँ पर रीमैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत बहुत आगे है। ठीक है, भारत पूरी दुनिया को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, तो दवाइयाँ भारत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। लेकिन इन दवाओं को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है ना, वो चाइना से ही आता है। ठीक है, तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर हम एक झटके में चाइना के इंपोर्ट को खत्म कर देंगे, तो इंडिया के एक्सपोर्ट भी उसी झटके में खत्म होंगे। ठीक है, यानी कि भारत जो जो चीज़ अपने यहाँ पर बना रहा है, रॉ मटेरियल चाइना से आता है। भारत जो जो चीज़ अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल चाइना से आता है। सब नहीं आता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में आता है। यानी कि चाइना से जो हम कमा रहे हैं ना, चाइना से जो सामान हमारे यहाँ पर आ रहा है, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत चाइना को धमकाने लग जाए, तो चाइना उस एक्सपोर्ट को बैन कर देगा या फिर उसकी कीमत अनावश्यक तरीके से बढ़ा देगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दूसरा, जैसा कि चाइना आपको पता है कि जियोपॉलिटिकली एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है और दुनिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में चाइना का बहुत ज़्यादा दबदबा है, जैसे यूनाइटेड नेशंस है और भी अलग जगह पर है। तो अगर हम चाइना से पंगा मोल लेते हैं, तो चाइना भी प्रयास करेगा भारत के कि इसे जियोपॉलिटिकली आइसोलेट किया जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसे अलग थलग करने का पूरा प्रयास किया जाए। जैसे आपको पता होगा कि अभी ब्रिक्स की समिट हुई थी, ब्रिक्स की समिट में चाइना ने ब्रिक्स का एक्सपेंशन करने की ठान ली और उसने कर भी लिया। भारत और ब्राजील ने लाख विरोध कर लिया, लेकिन चाइना ने कर दिया। ठीक है, और जब यही ब्रिक्स को एक्सपेंशन चाइना ने किया, ठीक है, तो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की बात आती है, तो चाइना पीछे हट जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंडिया सबसे बड़ा दावेदार है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो अगर इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आना है, तो बिना चाइना के सहयोग के हम आ सकते हैं? नहीं आ सकते। यानी कि इंडिया डिपेंड करता है चाइना के ऊपर, इसलिए चाइना धमका पाता है इंडिया को, अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम कर देगा क्योंकि हम उस पर निर्भर करते हैं। तो भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे न कैसे ये इनके इन प्रकार चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि साल में 2 साल में इंडिया की चाइना पर डिपेंडेंसी घट जाए। तो जैसे ही इंडिया की चाइना पर डिपेंडेंसी घट जाएगी, तो वैसे ही भारत भी जो पाकिस्तान के लिए करता है, वो चाइना के लिए करना शुरू कर देगा। भारत का आपको पता होगा समय समय पर कि हम पीओके ले लेंगे, इस तरह से बयान आते रहते हैं, लेकिन चाइना को रिलेटेड बयान कभी नहीं आते हैं कि हम अक्साई चीन ले लेंगे, हम तिब्बत को आज़ाद कर देंगे। जैसे भारत बोलता है कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद कर देंगे, लेकिन भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम तिब्बत को आज़ाद कर लेंगे, हम ईस्ट तुर्किस्तान को आज़ाद कर लेंगे, हम इनर मंगोलिया को आज़ाद कर लेंगे। भारत ने कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए। क्यों? क्योंकि हम डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर। इसलिए जब तक पूरी दुनिया, हम ही डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल भारत डिपेंड करता, पूरी दुनिया डिपेंड करती है चाइना के ऊपर, इसलिए चाइना सुपर पावर बन रहा है। जिस दिन इंडिया की और दुनिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर से खत्म हो जाएगी, जिस दिन हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे, उस दिन भारत को भी चाइना के आगे झुकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं, आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।